झेलम टॉक्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी होस्ट अनीका नज़ीर और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं शैला रशीद। शैला रशीद को आपने बहुत बार देखा होगा, नेशनल मीडिया की चर्चा का विषय बनी हैं बहुत बार और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो रखती हैं उसकी वजह से काफ़ी लोग इनको सराहते भी हैं, काफ़ी उनके अगेंस्ट खड़े भी हो जाते हैं। खैर शैला जी आज हमारे साथ हमारे वीडियो पॉडकास्ट में जुड़ी हैं। शैला जी एक एक्टिविस्ट हैं और अपकमिंग ऑथर हैं, राइटर भी हैं। बट मैं एज़ एन इंडिविजुअल और एज़ कश्मीरी उन्हें उस एक्टिविस्ट की तरह जानती हूँ जिन्होंने निर्भया के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने आसिफा के लिए आवाज़ उठाई और न जाने ऐसे कितने मुद्दों पर बात की और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जिन लोगों को लगता था कि शायद हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है या हमारी आवाज़ कोई नहीं बन सकता, वहाँ शैला रशीद आवाज़ बनी है। थैंक यू सो मच शैला जी हमारे साथ हमारे वीडियो पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दी इंट्रोडक्शन अनिका एंड मैं भी आपका शो देखती हूँ, आपके जितने भी पॉडकास्ट या आपके जो भी सोशल मीडिया पोस्ट्स वगैरह। आई एम ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो ग्राउंड पे। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। शैला जी आज हम मोस्टली कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में और एक ड्रास्टिक चेंज हमें कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे कि जनरली जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है फ्रॉम लोकसभा इलेक्शंस टू असेंबली इलेक्शंस नाउ, इनके बीच का फासला और इनके बीच में जो हमें वो चेंज देखने को मिली कि अराउंड 58% समथिंग टर्न आउट रहा वोटर्स का लोकसभा इलेक्शंस में भी और कल फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन हुआ उसमें भी हमें अराउंड 58% समथिंग वोटर टर्न आउट रहा। क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन है, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान को देखें, पहले हम इसको थोड़ा जियो पोलिटिकल सिचुएशन में सिचुएट करते हैं। आप अगर हिंदुस्तान के आसपास देखें, पाकिस्तान है, वहाँ पे कितनी बार आर्मी का रूल लग चुका है आप जानती हैं। बांग्लादेश है, वहाँ पर हम अभी देख रहे हैं कू हो रहा है। इसी तरह से म्यांमार है, जिसमें जो मिलिट्री हुंता है, जिसको मिलिट्री जनता जैसे लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है मिलिट्री हुंता, वो कंट्रोल में है, यानी आर्मी का रूल है। अगेन श्रीलंका में आपने देखा वहाँ पे कैसे उनके प्रेसिडेंट को जो है बाहर कर दिया गया। तो इंडिया जो है एक वाहिद एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कभी भी खुदा ना करे आर्मी रूल नहीं लगा, जहाँ पे आर्मी हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में और उसके ऑर्डर पे चली है। वी हैव हैड रेगुलर इलेक्शंस, जब से आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को तब से रेगुलर इलेक्शंस हुए हैं। आप अगर इमरजेंसी के कुछ साल छोड़ दें और कश्मीर में इंसर्जेंसी के बाद 96 तक, मतलब 1990 से 96 तक, ये जो 6 साल थे, उस वक्त में अगर आप उस पीरियड को छोड़ दें, हिंदुस्तान में हमेशा जो है रेगुलर इलेक्शंस रहे हैं और एक पॉपुलर मैंडेट को रिस्पेक्ट करने का एक ट्रेंड रहा है। तो इसलिए मैं जो है हिंदुस्तान को, मतलब मैं नहीं कहती, भाई कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इट इज़ एन आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी विद इन अ सी ऑफ एनार्की। यानी हमारे आसपास अगर हम लोग देखें तो चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है। चाइना तो डेमोक्रेसी है भी नहीं, वो तो प्रिटेंड भी नहीं करती है, लेकिन जो प्रिटेंड भी करते हैं वो डेमोक्रेसीज नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा और पॉइंट को इधर खींचना चाहती हूँ। अभी अगर हम लोग फ्रांस में देखें, फ्रांस में जो मैक्रोन है प्रेसिडेंट, अभी वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन हुआ था, यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसका जो इलेक्शन हुआ था, उसमें लेफ्ट कोएलिशन आया था, मरीन लुपेन वगैरह का। उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने वो इलेक्शन का रिजल्ट ही डिसमिस कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की पसंद का प्राइम मिनिस्टर वहाँ इंस्टॉल कर दिया। अच्छा जी, अब आप अमेरिका में आ जाइए। अमेरिका में हम लोग देखते हैं कि कैपिटल हिल जो इंसिडेंट हुआ, यानी ट्रंप के सपोर्टर्स ने जब स्टॉर्म किया कैपिटल हिल को। हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हमें कभी देखने को नहीं मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ कश्मीरी, मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है कि हम भी इस ग्रेट डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, जो हमेशा बॉयकॉट से, हड़ताल से, कर्फ्यू और टीयर गैस से सिनोनिमस थी। यानी हम लोग जब 90s में मैं बड़ी हुई, उस वक्त इलेक्शन का मतलब होता था कि पोल बॉयकॉट होगा, कहीं पे टीयर गैस चलेगा, कहीं पे हड़ताल होगी, कर्फ्यू होगी, कहीं पे सर्च होगा। तो आज जो ये एक नॉर्मलाइजेशन है, मैं आपको ये ऐसे बताऊं कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी कंस्टिट्यूएंसी के जो मतलब कैंडिडेट हैं, वो पहली बार हमारे घर आए हैं कैंपेन करने के लिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहले हमने कभी कैंपेन देखा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मेन सड़क से उनका काफिला चल के निकल जाता होगा, दैट्स ऑल। उतना भी मैंने कभी नहीं देखा है। तो आपके घर आएंगे कैंडिडेट,
गली कूचों के अंदर कैंपेन करने के लिए, ये तो पहली बार ये चीज़ हो रही है। तो मुझे लगता है यही अपने आप में एक सबसे बड़ा चेंज है कि ये जो एक दिस ग्रेट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया जिसका हम लोग पार्ट है, नाउ वी आर रियली अ पार्ट ऑफ इट। अभी तक हम लोग सिर्फ नॉमिनली उसका पार्ट थे, अब हम रियली उसका पार्ट हैं। बिल्कुल सही तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि हम अब रियल सेंस में उस डेमोक्रेसी का पार्ट है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जी। आपने कहा कि कैंपेन्स आज हमारे घर तक आती हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। आई थिंक इसका एक और फैक्टर ये भी है कि पहले शायद ईज़ी इलेक्शंस हो जाते थे। 7% पे, 11% हाँ, पे, 12%, 20 चलिए 20% तक स्कोर जाता था। उन्हें पता था कि टारगेट ऑडियंस कौन है, वहीं तक जाते थे। उन्हें पता था ये एरिया तो बॉयकॉट पे है, इन्हें इन्हें वोट ही नहीं करना। तो वो हाँ, उसी लेवल तक जाते थे। अब हाँ। शायद कॉम्पिटिशन उनके लिए भी बढ़ गया है, उन्हें हर जगह जाना है और हर एरिया को कवर करना है, हर इंसान को कवर करना है, उसे बताना है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ज़्यादा वाएबल है और आपके लिए काम कर सकती है। ख़ासकर जो हमारा जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं यहाँ, जिनको हम फैमिली पॉलिटिक्स भी कहते हैं या डायनास्टी रूल जो है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, उनके लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि नए जो लोग हैं वो पहली बार कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी की बात करें या बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है कि उन्हें हर जगह पहुँचना है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि उस चैलेंज से क्या वो निकल पाएँगे या फिर से कुछ टिप्पणी करके लोगों को अपने जाल में फँसाएँगे? क्योंकि जैसे वो उन 7% लोगों को फँसाते थे, फिर बॉल या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होती थी या पीडीपी के पास होती थी। आपको क्या लगता है? कैसे और नेविगेट करेंगे वो? पहली बात आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जो ये बॉयकॉट है यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी पहले कि हम लोग हमेशा हुर्रियत को करते हैं ना ब्लेम उसके लिए बॉयकॉट के लिए। लेकिन कई बार एक्चुअली कई सारी कंस्टिट्यूएंसीज़ में ख़ासकर श्रीनगर में ये भी होता है कि जो होता है ना जो डोमिनेंट कैंडिडेट होता है और श्रीनगर में कौन डोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं वो हमें पता है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन-सी पार्टी के हैं। तो वो लोग वो जो कैंडिडेट है वो खुद भी पथराव कराते थे कभी, ताकि जो बाकी लोग हैं वो फिर बाहर ना आ पाए। लेकिन ये अब वो कश्मीर नहीं रहा, ये अब वो कश्मीर है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत टाइट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत पीसफुल है। तो अंडर द गार्ब ऑफ हुर्रियत अब मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी जो वो कभी-कभी कराती थी बॉयकॉट वो नहीं कर सकती हैं। और इनफैक्ट जो आप ये देख रहे हैं मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी लिखा था कि पिछले 9-10 महीने से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ रोज़ाना जो है टीवी पर यही बोलती रहती थी एनसीपीडी की में अगर मैं बात करूँ एनसीपीडीपी की, कि इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए, डेमोक्रेसी को बहाल कीजिए, ये है, वो है, असेंबली नहीं है। अब उनकी विश ग्रांट हो गई है और अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या? क्योंकि आज तक जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी चलती थी, इट वाज़ अ स्टेज मैनेज्ड शो। पहले तो मोनोपोली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया, उनका कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ अ कैडर बेस्ड पार्टी, इट्स फाइन। लेकिन उसके बाद बन गई डुओपोली, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं डुओपोली यानी 2 पार्टीज़ की जो है साठगांठ, कभी बीच में एनसी, कभी बीच में पीडीपी, उनका रिवॉल्विंग डोर। तो उनको जो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी हो क्या रहा है? अभी जो हो रहा है वो एक रियल सेंस में डेमोक्रेसी है। अब आप बोलेंगे उसमें कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो मेन पार्टीज़ है, ये कहती है कि ये बी टीम है, सी टीम है बीजेपी की। अब मैं तो चलो मुझे तो छोड़ दो, मैं तो आज मैं आई एम ए टीम ऑफ बीजेपी, मैं तो बी टीम, सी टीम भी नहीं कहूँगी, मैं तो ए टीम हूँ। लेकिन अनिका एक बात मैं आपको बताऊँ 2018 में जब मैंने कश्मीर पॉलिटिक्स में प्लंज लिया, आई वाज़ मुझे लगता है हिंदुस्तान में आई वाज़ द बिगेस्ट एंटी मोदी, एंटी बीजेपी एक्टिविस्ट। मुझे नहीं लगता मुझसे बड़ा कोई कैरेक्टर था जो एंटी बीजेपी था। आज तो मैं मानती हूँ मैं तो ए टीम हूँ आज बीजेपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस वक़्त जिस टाइम पे मैं अपने एंटी बीजेपी एक्टिविज़्म के पीक पे थी, उस वक़्त मुझे लोग आके कहते थे, मुँह पे आके मुझे कहते थे, "अच्छा हमने सुना आप बीजेपी जॉइन करने वाले हो?" एंड आई वुड बी बैफल्ड। मतलब मेरे दिमाग में ना रजिस्टर ही नहीं होती थी बात कि ये बोल क्या रहे हैं? कैसे ये मुमकिन है? मतलब बीजेपी मुझ पे केसेस लगाना चाहती है, वो दिन-रात मुझे गालियाँ दे रहे हैं फेसबुक पे। तो ये किस तरीके की मतलब ये कौन-सा किस तरीके का ये लॉजिक था, ये मुझे समझ में नहीं आता था। ये कश्मीर में एक टेंडेंसी है, ये एक कंस्पिरेसी माइंडसेट है, जिसके तहत हर कोई नया एक्टर और उस टाइम मैं भी मतलब आई वाज़ वेरी नाइव मैं तो उस टाइम 5-7 इयर्स यंगर थी आज से। तो जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद मुझे एक्चुअली पॉलिटिक्स समझ आई कि यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो मोनोपोलिस्टिक और ड्यूओपोलिस्टिक पार्टीज हैं
यही ये बात फैलाती हैं, यही अफ़वाह फैलाती हैं कि ये तो जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये बोल क्या रहे हैं। तो अभी जो है, अभी जो चीज़ बोली जा रही है इंडिपेंडेंस के बारे में कि ये जी बी टीम है, सी ऐसा है नहीं एक्चुअली। तो अभी जो हम ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का देख रहे हैं, दिस इज़ रियल डेमोक्रेसी, दिस इज़ एक्चुअली हाउ डेमोक्रेसी हैपेंस। अगर आप जाएँगे मुज़फ्फरनगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ पे कोई कैंडिडेट होगा अब्दुल हलीम नाम का, वहाँ पे अब्दुल हलीम नाम के 15 कैंडिडेट और खड़े हो जाएँगे, ठीक है? तो ये होता है इलेक्शन में, मतलब जो एक सिमिलर नेम, या मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है, उनका नाम है सूर्य कृष्णन, तो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा आदित्य कृष्णन, या सूर्य कृष्णन में एक सूर्या ए ऐड करके कृष्णन। लोग मतलब जो है नाम चेंज कर देते हैं इलेक्शन में ना दूसरे के इसके। हाउएवर हैविंग सेड दैट, ऑल ऑफ दिस, ये जो सारी मैचिनेशंस होती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इनको भी तो राइट है ना खड़ा होने का। ये तो किसी का बर्थ राइट नहीं है कश्मीर में गवर्नमेंट चलाना, ठीक है, आप रहे हैं पावर में, आप इक़्तिदार में रहे हैं, कोई उसको मना नहीं कर रहा है। लेकिन आज ये कहना कि इंजीनियर रशीद को, हु इज़ एन एमएलए, वो 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं, वो लोकसभा इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं 2019 में। उन्होंने अकबर लोन के खिलाफ सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, जिससे उस टाइम वो हार गए थे। वो अकबर लोन जैसे आदमी से उस टाइम हार गए थे। अभी जो है, अभी वो जीत गए तिहाड़ में रहते हुए। तो ये किस तरह से है? ये कि आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी का मैशिनेशन है? क्योंकि अभी तो जब अभी 13 दिन के बाद जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इंजीनियर रशीद विल गो बैक टू तिहाड़ जेल। तो ये टेंडेंसी, ये कश्मीरियों की एक बुरी आदत है, जो कि जिस टाइम आपने बुरहान वानी का एक सुना होगा किस्सा, जिस टाइम पे बुरहान वानी की लाश को लाया गया, जिस टाइम उनकी मैयत को लाया गया वहाँ पे, फाइनली उस टाइम उनके फादर को बोलना पड़ा कि वन माउस एजेंट, यानी कि जब तक आप until you die you are an agent in Kashmir. What is the way to prove कि आप एजेंट नहीं हो? आपको मतलब अपनी शहादत देनी है, तब आपको, जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक कोई आपको नहीं मानेगा कि आप एजेंट नहीं हो। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डिस्कोर्स। अब यही मैं अब देख रही थी, अब पीडीपी का अभी एक ट्वीट आया था कि जो सुगरा बरकाती है, उस पर जी अटैक को हम लोग कंडेम करते हैं, ठीक है, आप अच्छी बात है, आप कंडेम करते हो, लेकिन आपने जो एजेंट एजेंट बोल के इनको डिमोनाइज कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं पे ये अटैक जो है, ये फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो हर किसी कैंडिडेट को एजेंट बोलना है, एजेंट बोलना, तो जब उस पे एजेंट बोल के अटैक होगा, तो उस टाइम तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। एजेंट, आप देखिए ना, इनकी ऑडोसिटी देखिए आप, इनकी कि ये आम कश्मीरियों को एजेंट बोलते हैं, जबकि इनके बच्चे 35-35 साल के बाद कश्मीर वापस आ रहे हैं और कश्मीरी सेंटिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एजेंट तो राइट, हमें उनको बोलना चाहिए कि हमें क्या पता तो किस यू एजेंसी आर के एब्सोल्युटली एजेंट हैं। राइट। अगर हम लोग एनसी-पीडीपी की बात करें, देखिए मैं आपको पहले तो मैं अपना प्रो एनसी बायस बता देती हूँ। आई एम बायस्ड टुवर्ड्स द एनसी। मैं श्रीनगर शहर से हूँ, हम लोग एनसी को ही पसंद करते हैं। हाउएवर दैट इज नॉट द पॉइंट, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ पर्सनल लाइकिंग। जो एनसी उमर अब्दुल्ला, अगेन आई एम वेरी बिग एडमायरर ऑफ उमर अब्दुल्ला, बट ही हैज बीन अ जूनियर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन द वाजपेयी गवर्नमेंट, इन द बीजेपी। वो बीजेपी के मिनिस्टर रहे हैं। ये जो आपने सही बोला, पीडीपी जो है, वो सब लोग, वो लोग मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के साथ में, मतलब दे वर द राइट हैंड ऑफ बीजेपी, ये उनके साथ में गवर्नमेंट चला चुके हैं। तो ये कैसे किसी और को बोल सकते हैं, जिन्होंने कभी, जिनका बीजेपी के साथ अलायंस का कभी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हो? तो ये बड़ा वियर्ड सा डिस्कोर्स चल रहा है अभी कश्मीर पॉलिटिक्स में। में इनके हाथ से जो कश्मीर की डोर है वो निकल चुकी है, क्योंकि आम लोग जो इनको सपोर्ट करते थे उनकी डोर इनके हाथों में थी। अब जो फुल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर है वो उनके अलग अलग ओपिनियंस है, और हर कोई आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो सबसे पहले, अगर उनसे पूछा जाएगा, वो सबसे पहले जिम्मेदार इनको ठहराते हैं, क्योंकि राइट। कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, टर्मोइल रहा है। जो भी चीजें कश्मीर में रही हैं वो सबसे पहले जो है फर्स्ट हैंड जो जिम्मेदार वो ठहराते हैं, वो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को ठहराते हैं। क्योंकि हाँ, एज अ कश्मीरी आप मुझे देख लीजिए, मैंने लोकसभा इलेक्शंस में पहला वोट दिया, अब असेंबली इलेक्शंस में मैं पहला वोट दूंगी। उससे पहले मेरे पास वोट नहीं था, उससे पहले इलेक्शन नहीं हुए, और उससे पहले मैं एलिजिबल भी नहीं थी। राइट। बट जो लोग जो मेरी फैमिली है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, या जिनको भी मैं जानती हूँ, उन्होंने इधर दे हैव वोटेड फॉर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ठीक। डेफिनेटली दे विल आस्क कि आपने मेरे वोट के साथ क्या किया, आप ही को हम्म। तो वोट दिया था।
ये बीजेपी ने काम नहीं किया, उनको छोड़ दीजिए, उनकी तो रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं पिछले 5 साल से, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, सेंटर में वो थे। लेकिन उससे पहले आपकी रिप्रेजेंटेशन थी, आपने क्या किया? ये उनको चुभता है। और नॉट जस्ट आप देखिए, सिर्फ इतना नहीं कि इन्होंने अभी तक क्या किया, ये आगे करेंगे क्या, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। वोट ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है लोग वोट भी इन्हीं को देंगे क्योंकि इन्हीं की मोनोपोली है, सारी जो मैक्सिमम कैडर वैडर है इन्हीं का है, फाइन, हो सकता है ये जीत भी जाए एनसी कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी तक मैनिफेस्टो तक इशू नहीं किया है। अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊं कि जो ये इंडी अलायंस है, यानी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, अगर हम लोग बात करें, एनसी और पीडीपी बोल रहे हैं कि आप अगर हमें वोट दोगे हम लोग 370 वापस लाएंगे। मैं पहले तो इनसे पूछना चाहती हूँ, 370 जो है, मतलब हम ही लोग पार्टीज थे, आई वाज माई सेल्फ अ पार्टी टू द सुप्रीम कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेशन को अपहोल्ड कर दिया। तो जब इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ चुका है, आप इसको कैसे रिस्टोर करोगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस सेंटर में आए, ये तो सेंटर ही करेगा ना, 370 वापस लाएगा, ये ना है कि स्टेट वापस आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट, यानी सेंटर ही वापस 370। अगर कांग्रेस सेंटर में वापस आती है, क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 वो वापस लाएंगे? उन्होंने नहीं लिखा है। तो ये कौन सी गुट्टी आप पिला रहे हैं? और तीसरी बात ये कि 370 अगर आप मान लीजिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 370, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई सेंटर में, स्टेट में एनसीपीडीपी की गवर्नमेंट है, व्हाटएवर, इन्होंने 370 वापस लाया, तो पहले खुदारा कश्मीरियों को ये भी बता दीजिए कि आप कौन सा 370 वापस लाएंगे, जो 1953 से पहले था, या जो 1953 के बाद जो सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स से पूरा वाटर डाउन डाइल्यूट होके आ गया, जो 2019 में जब उसका मतलब शैडो तक नहीं बचा था, अब कौन सा 370 वापस लाएंगे? उसका ड्राफ्ट भी जरा हमें दिखा दीजिएगा कि कौन सा। सो इंस्टेड ऑफ, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम लोग इस इशू पे ये करेंगे, हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट करेंगे, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऐसे करेंगे, स्ट्रे डॉग्स का इशू है, डॉग बाइट्स का इशू है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, डिफॉरेस्टेशन का इशू है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम इन इश्यूज पे ये काम करेंगे, हम कुछ और ही कहानी सुन रहे हैं, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात कराएंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला। आप कौन से कोफी अन्नान हो, आप कौन से यूनाइटेड नेशंस हो जो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला, आप हमारा मसला रिजॉल्व करो। हमारे यहाँ ड्रेनेज नहीं है, हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, हमारे यहाँ डॉग बाइट्स होते हैं, हमें आप उस पर बताइए ना, उस पर क्या करेंगे आप? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंप्लीट पॉलिटिकल मैनोवरिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि आपको बेसिक इश्यू से आपको हटा के 370 का जो वो एक सफेद सस्ता चूरन खिलाया जाता है, वो आपको आगे आने वाले हर इलेक्शन में खिलाया जाएगा। वो जी 5 साल तक वो कुछ नहीं करेंगे, 5 साल बाद ये बोलेंगे 370 जो वो था वो हम उसको आप वापस लाएंगे। सो इट विल वर्क लाइक दैट, वी नो दैट। मगर आम लोग जो है दे आर वेरी नाइव। आपको भी पता है कि आम लोग हाँ, बहुत बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। तो एक हाँ, वो जो होती है कि अभी सिर्फ हमारे अंदर ये सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि अपना इक़्तिदार कुछ होता है, मेरा वोट हाँ, कुछ है, मेरे वोट से कुछ होने वाला है, और हमारे बीच अगर कोई कैंडिडेट सामने आता है उससे कुछ हो जाएगा कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, पीडीपी का कैंडिडेट है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट वो उसको डिफीट कर सकता है अगर हम उसको अपना वोट देंगे। तो हाँ, फिलहाल अभी हमारे अंदर ये सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है। जो राइट, ये सेंसिबिलिटी है कि पॉलिटिकल मैनोवरिंग से हम कैसे बचें, मुझे लगता है इसमें थोड़ा-सा हमें टाइम लगेगा और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, दूसरी चीज़ एनसीपीडीपी ने एक टाइम तक एक बहुत अरसे तक रूल तो किया और अपने तरीके से जिस चीज़ में जिस चीज़ के ऊपर हाथ डाला या जिस चीज़ को डिसरप्ट करने की कोशिश की, वो उन्होंने आराम से की। बट एक फैक्टर है वो जमात इस्लामी का या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का, वो भी अब सामने आ रहे हैं। उनका भी एक रोल था इस कश्मीर में या कश्मीर के नौजवानों का जो ज़हन है उसमें ज़हर घोलने में। आप खुद ही सोचिए, किसी इंसान को ये बताया जा रहा है कि अगर आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया, आपकी उँगली काट देंगे। हाँ, तो टेक केयर ऑफ माय उँगली फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल वोट। हाँ, सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड ओवर द इयर्स। अब वही लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए अब देखिए, मैंने सुना था कि जमात इस्लामी जो है वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है। हाँ, और मैं ये मानती हूँ, दैट्स माय कोर आइडियोलॉजी कि जमात इस्लामी जो है इंटेलेक्चुअल क्लास है। बट रिसेंटली जब मैं इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मैनिफेस्टो में जिम सेंटर्स है। फिर तो हमें उन जिम सेंटर्स को सबसे पहले इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए जिनको जो पिछले 5 साल से जिम चला रहे हैं या 10 साल से।
आप खोलेंगे जिम सेंटर। सो हाउ डू यू सी इट कि उनकी आइडियोलॉजी कहाँ है? क्या उनको भी वोट देना सही होगा, या लोगों को कैसे समझना चाहिए कि किसे हम वोट दें बेसिकली? देखिए मैं आपको तो अपना ही बायस बता सकती हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि लोग कहाँ पे वोट देंगे या कहाँ पे वोट नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक कि एनसी फॉर ऑल इट्स फॉल्ट्स जो भी इन्होंने आज तक की प्रॉब्लम्स की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक इट इज़ अ सेक्युलर पार्टी। वो लोग दिल से सेक्युलर है। वो लोग मानते हैं कि मोर जो इंडियंस देन यू एंड मी। हाँ, There are more Indians than you and me. लोगों को बताएंगे नहीं, but there दैट are इज़ more ट्रू। Indians than you and me. That is true. NC people like they are responsible. मतलब it is because of Sheikh Saab that Kashmir is with India. नहीं तो ये जो है उस टाइम पे जब कबायली अटैक हुआ हो सकता है पाकिस्तान के साथ चला गया होता है और आज जो हम लोग सफर कर रहे होते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ सेक्युलर पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पर्सनली उनको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन हर किसी की सेक्युलर आइडियोलॉजी नहीं होती। अब बहुत लोगों की कम्युनल आइडियोलॉजी भी होती है, तो वो हो सकता है जमात को भी सपोर्ट करे। However, what is happening here right now is historically very significant. हिस्टोरिकली जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को 1987 में उनके साथ जो जो वजाहत हबीबुल्लाह साहब हैं वो उस टाइम पे डिविजनल कमिश्नर थे आई थिंक कश्मीर के। उन्होंने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उनके साथ क्या हुआ मफ के कैंडिडेट्स के साथ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फिर गन उठाई। जो सबसे पहले जो शहीद हुए वो तो वही लड़के थे जो एमएलए बनने जा रहे थे। तो ये जो एक कदम उठा रही है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है, ये बहुत रिस्की स्टेप भी है और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज अ ट्रस्ट। कश्मीरियों को एक और मौका दिया जा रहा है कि उस टाइम 1987 में आपको ट्रस्ट नहीं किया गया, लेकिन आज जो है आपको ट्रस्ट किया जा रहा है। मुझे पीडीपी के सॉफ्ट सेपरेटिज्म से भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि उससे क्या होता है हमारी ना हम लोग पूरा रेडिकलाइज हो गए उसी वजह से। हो जाते हैं और आप 2003 से विश्वास ही कर रहे हैं। जी, जी, 2003 से जो है मैं खुद मैं 7th क्लास में थी उस टाइम पे। मैं यही सुनती आ रही थी ह्यूमन राइट्स, एंटी आर्मी डिस्कोर्स, ठीक है? जब तक कि मतलब फिर फाइनली जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने बीजेपी के साथ में एलाई कर लिया। तो मेरा तो उस टाइम दिमाग ही घूम गया। तो इन चीज़ों से ना रेडिकलाइज़ेशन बढ़ता है। तो ये जो जमातें हैं ये अंडरग्राउंड रहे, इससे बेहतर है कि ये ओवरग्राउंड रहे। Now, this is not an easy thing. मतलब it is a very big decision that government of India has taken. या अगर इनको अलाउ किया जा रहा है, खैर इट्स नॉट अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो इलेक्शन कमीशन का है कि कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। हाउएवर अगर कोई किसी केस में कन्विक्ट होता है, समझ लीजिए अगर कोई किसी टेररिज्म केस में कन्विक्ट होता है या मर्डर केस में कन्विक्ट होता है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जिसमें होती है, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर रही है इसमें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कोई डिसीजन है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रूल्स हैं कि कोई भी कंटेस्ट कर सकता है अबाउट द एज। अगर आपने एलिजिबिलिटी की एज आपने अटेन की है और आप कन्विक्टेड नहीं है किसी चीज़ में, यू कैन कंटेस्ट। हाँ, अगर उसके बाद वो कन्विक्ट होते हैं किसी चीज़ में, कोई क्राइम उनका साबित होता है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन 1987 में जो हुआ, मतलब यही जो एनसी पीडीपी कांग्रेस आज दुहाई दे रहे हैं डेमोक्रेसी की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स आजकल चल रहा है, आपको टीवी डिबेट्स पे दिखेगा। कांग्रेस का रोल तो पता ही है, कांग्रेस उस टाइम सेंटर में थी जिस टाइम पे रिगिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में रिगिंग हुई, ठीक है। अच्छा जी, मैं कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुन रही थी, मैं उनकी एक क्लिप सुन रही थी जहाँ पे वो पीडीपी वालों से पूछ रहे थे कि भाई तुम क्या रिगिंग रिगिंग बोल रहे हो। तुम्हारे तो जो मुफ्ती साहब हैं, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है, मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स बहुत यंग होंगे, उनको शायद ये इल्म नहीं होगा कि ही वाज यूनियन होम मिनिस्टर इन कांग्रेस। तो मुफ्ती साहब जो है ही इज एज कांग्रेस एज दे कम। मतलब जैसे इस टाइम अमित शाह जी हैं, वो यूनियन होम मिनिस्टर है। उस 2005-6 के अराउंड की ये बात होगी, समवेयर अराउंड दैट टाइम। जो मुफ्ती सईद है वो उस टाइम पे मुफ्ती साहब यूनियन होम मिनिस्टर थे। इट्स नॉट अ जोक। सो एनसी के कैंडिडेट जो है वो उनको बोल रहे थे पीडीपी वालों के कि तुम क्या रिगिंग की बात कर रहे हो। जिस टाइम पे रिगिंग हुई उस टाइम तो पीडीपी के जो सरबराह है मरहूम मुफ्ती साहब, वो तो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि एक्चुअली ये जो एनसी पीडीपी कांग्रेस तीनों मिला के ये जो पूरा रिवॉल्विंग डोर है, इनका म्यूजिकल चेयर चलता है, they are responsible, they are directly responsible for bringing the armed insurgency to Kashmir. तो इस टाइम आई नो दैट आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा जमाते इस्लामी के लोगों को देख के। मतलब कल तक यही लोग जो है फतवे जारी करते थे कि वोटिंग हराम है। इनकी जो मिलिट्री विंग है वो हिजबुल मुजाहिदीन थी। सो इनकी जो पॉलिटिकल विंग है उन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। मुझे भी ये डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज मैं एक सेक्युलर माइंडसेट से आती हूँ।
मुझे नहीं लगता है कि इस्लामाइजेशन होना चाहिए. हाउएवर, what is happening right now, we have to appreciate it for what it is. It is real democracy. This is exactly what democracy looks like. This is precisely, आप पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी चले जाइए, this is exactly what democracy looks like. तो ये जो ये बकवास लोग कर रहे हैं कि ये एजेंट है, वो एजेंट है, जैसे इनका बर्थ राइट है, क्योंकि ये डायनास्ट है, ये 30-50 साल से रूल कर रहे हैं, तो इनका जी बर्थ राइट है, किसी और का बर्थ राइट नहीं है. कोई और खड़ा हो गया, मतलब शैला रशीद, इवन इन 2018 व्हेन आई वाज अ मतलब मोस्ट विशियस एंटी बीजेपी एक्टिविस्ट, मुझे उस टाइम बोलते थे, मेरे बारे में अफवाह फैलाते थे कि बीजेपी के साथ है. तो ये इनका एक्चुअली ना, इनका डायनेस्टी रूल नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए. ये बस उतनी ही बात है. within the core ideology, just within the core ideology, whosoever जो भी आपके खिलाफ खड़ा होता है, फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो आप उसको किसी टैगिंग और लेबलिंग में फंसा दो ताकि लोग उसे पहले ही एक्सेप्ट करना बंद कर दें. जी, जी. नहीं, और इसमें मैं देखिए, मैं थोड़ा-सा ना बीजेपी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया. चाहे पीएम मोदी हो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, दे एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ वर्क. क्योंकि क्या होता था, देखो पहले जब एनसी की गवर्नमेंट होती, सिर्फ एनसी वालों को काम मिलता था. जब पीडीपी की गवर्नमेंट होती थी, तो सिर्फ पीडीपी वालों को, उनको ना मतलब बेनिफिट्स मिलते थे, या सिफारिश या काम, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाया, ट्रांसपेरेंट बनाया. आपने देखा मतलब कितने असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट निकले, कितनी मतलब 3-2.5 साल में 3 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ. मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, जेकेपीएससी की मैं बात कर रही हूँ. एसएसबी में जो प्रॉब्लम्स थी, एसएसबी में जो कोई कंपनी थी, जैसे एप्टेक आपने मेंशन किया एक इंटरव्यू में, तो उनको जो है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया उस कंपनी को. I also got to know कि एपटेक के अलावा बाकी जो कंपनीज है, उनका भी रिकॉर्ड चेक किया गया था. ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज, उनका सबका ब्लैक लिस्ट का कुछ ना कुछ है पीछे प्रॉब्लम. बस एपटेक जो थी, उसके लास्ट के 2 इयर्स जो है वो इट वाज क्लियर, इसलिए एपटेक को कंसीडर किया था. बट बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक्चुअली जो है बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर उन्होंने उस तरह से मतलब अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाए. तो उनकी भी मैं गलती मानती हूँ इसमें. फॉर एग्जांपल जैसे लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए. चलिए अच्छी बात है, अब कैंडिडेट्स दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ गुडविल जनरेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीएम एंड एलजी साहब. लेकिन उसको जो है ऑर्गेनाइजेशनली कैप्चर करना, उसको ऑर्गेनाइजेशनली और पॉलिटिकली जो है कैप्चर करना, वो लोग कर नहीं पाए. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अगर बीजेपी ने कैंडिडेट उठाए होते, तब आप क्या कहते? तब ये लोग कहते कि ये तो जी फासिज्म है, ये तो डिक्टेटरशिप है. अब जब बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उठाए हैं, तब ये कहते हैं कि अरे तुम्हारी हिम्मत है क्या कैंडिडेट देने की. तो बेसिकली कुछ भी हो जाए, ये लोग किसी भी चीज में खुश नहीं है, बस उनकी जो है कुर्सी सलामत रहनी चाहिए. अच्छा, एक और चीज, पहले जो है ये लोग 5-6 महीने पीछे तक ये लोग कहते थे नहीं, ये तो हमारे लिए बिलो डिग्निटी है. दिस इज देयर इज अ लैटिन फ्रेज फॉर इट, इंफ्राडिग. तो दिस इज बिलो डिग्निटी फॉर अस, कि हम थोड़ी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ेंगे, हम थोड़ी म्युनिसिपैलिटी के ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर. लेकिन पता नहीं क्या हो गया, 4-5 महीने में मूड चेंज हो गया, ये लोग खुद ही म्युनिसिपैलिटी आ गए सब लोग. तो ये जो एक एटीट्यूड है ना, ये ड्यूअल एटीट्यूड. मतलब मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा जिसमें इल्तिजा मुफ्ती, शी वाज टॉकिंग टू इंडिया टुडे. So while she was like asking people to vote for her, at the same time she is saying this is below my dignity. तो what is this attitude कि आपकी dignity, मतलब आप प्रिंस हैं क्या वहीं के? यहाँ मतलब देखिए, ये हिंदुस्तान, ये जो इनको एक बात है, मतलब ये जो बोला जा रहा है ना कि स्टेटहुड नहीं है, तो असेंबली जो है इट इज एज गुड एज अ म्युनिसिपैलिटी. तो ये हमारी डिग्निटी से नीचे है. तो जिस प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उसी प्रोसेस को आप जो है बिरेट कर रहे हो, आप उसी प्रोसेस को इंसल्ट कर रहे हो. तो दिस एटीट्यूड इज एक्चुअली अ प्रिंसली एटीट्यूड. इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये हिंदुस्तान है, ये म्यांमार नहीं है, ये ब्रूनेई नहीं है जहाँ पे कोई रॉयल्टी चल रही है, जहाँ पे कोई रॉयल निजाम चल रहा है. वो खत्म हो गई रॉयल्टी 1947 में. यहाँ कोई प्रिंस और प्रिंसेस नहीं है. जो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद है, वो अगर आप देखें वाराणसी में इलेक्शन हुआ, वहां पे वो 1 लाख वोट के मार्जिन से जीते. ठीक, जो यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो इलेक्शन हार गई, वो अपना इलेक्शन हार गई. यहाँ पे यानी कि हिंदुस्तान में, प्लीज समझिए, ये एक फ्री एंड फेयर सिस्टम है.
ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं बट है। बिफोर द इलेक्शंस दे वर सेइंग कि लोकसभा इलेक्शंस में कि ये तो अब ईवीएम मशीन से इन्होंने खुद ही इनमें कुछ इसमें कुछ खराबी इन्होंने रखी है सो दैट ये इसको डॉज कर सके। और फिर तभी ये बोल रहे हैं कि 400 पार। लेकिन उनका बीजेपी का अपना दावा था कि 400 पार लेंगे, बट नहीं ले पाए नहीं बिकॉज ले इट्स पाए। हाँ, नहीं ले पाए। because it is a free and fair country, it is a democratic country, it's a free and fair system. This is not France जहाँ पे प्रेसिडेंट बोलेंगे कि मुझे जी इलेक्शन का रिजल्ट पसंद नहीं है। दिस इज नॉट अमेरिका जहाँ पे जो कैंडिडेट हार गया वो लोग जो है पार्लियामेंट को स्टॉर्म करेंगे। दिस इज इंडिया, इट इज द वेल स्प्रिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज वन कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज बीइंग प्रैक्टिस विदाउट फियर और फेवर। हाँ, अभी तक हमारे यहाँ पे ये था कि आपको जो है इजाजत नहीं थी, आप हैं हिंदुस्तानी लेकिन आपको इजाजत नहीं थी ये बोलने की कि हम हिंदुस्तान के साथ खुश हैं। देखिए वो भी एक डेमोक्रेसी का डिनायल है। जब हम डेमोक्रेसी बात करते हैं, इट शुड नॉट ऑलवेज मीन डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स मीन्स फ्रीडम टू क्रिटिसाइज योर कंट्री, बट अनिका डेमोक्रेसी शुड ऑल्सो मीन फ्रीडम टू प्रेज योर कंट्री। वो नहीं था हमें अभी तक, लेकिन अब है। तो अब जो ये 30,000 लोगों का पंचायत में इलेक्शन हुआ उसमें से 9,000 औरतें हैं। जब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी विमेन्स रिजर्वेशन जब आएगा तो ये जो 9,000 औरतें हैं इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ये भी असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, ये भी पार्लियामेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। हो सकता है उस टाइम पे 900 फीमेल कैंडिडेट्स हो। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक। अब इसमें एक लड़का है और ट्विटर पे क्या नाम है उसका, आकिब नजीरिया कुछ करके उसका नाम है, उसने बड़ा अच्छा वीडियो डाला था। सो ही सेड कि भाई आप भले ही ठीक है, हो सकता है मान लिया फॉर अ मिनट, आप मान लीजिए कि बीजेपी जो है आपके खिलाफ साजिश कर रही है, चलो मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंजीनियर भी साजिश है और सुग्रा बरकाती भी साजिश है, सब साजिश है, फाइन। लेकिन लोगों के पास तो अभी भी अधिकार है ना आपको इलेक्ट करने का। आपको हराएंगे या जिताएंगे बीजेपी नहीं, बीजेपी का कोई रोल नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है। तो लोगों को गुमराह मत कीजिए, मतलब जहां पे आप जीतते हैं वहां पे ईवीएम ठीक है, जहां पे आप हारते हैं वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट हार गई, ठीक है, जज्बातों में लोगों ने दे दिया इंजीनियर साहब को वोट, क्या प्रॉब्लम है। बाकी दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको जिताया भी तो है, उसका भी तो रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन नहीं, सिर्फ मतलब डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सिर्फ हमें अपने मुल्क को गाली देनी है, तारीफ नहीं कर सकते अपने मुल्क की, वो भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है ना, वो डेमोक्रेसी हमें नहीं है। ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि विद फंडामेंटल राइट्स कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पोर्शन को ये निकाल के रख देते हैं कि वो तो नहीं है जरूरी, फंडामेंटल राइट्स का वो चिल्ला के हम बताएंगे कि हमें नहीं दिए जा रहे। तो ये मुझे लगता है ये बेसिक आइडियोलॉजी है इनकी, या बेसिक पैटर्न रहा है कई सालों से। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया, हर कोई एस्पेक्ट जो था कश्मीर इलेक्शंस का वो आपने कवर किया अपनी अपने इस डिस्कशन के थ्रू। पीएम्स विजिट बैक टू बैक हुए कश्मीर में, और पीएम विजिट नहीं, एचएमओ जो है हमारे देश के वो भी कश्मीर आए, अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं, आते जाते हैं। आपको पता है 2019 से पहले जब कोई लोकल मिनिस्टर भी कश्मीर में आता था किसी एरिया में, 2 घंटे पहले या एक दिन पहले इंटरनेट शटडाउन कंप्लीटली बंद। यस, इंटरनेट था ही क्या, 3G था या 2G था, उसमें भी वो भी बंद हो जाता था। और अब विजिट हो रहा है, फुल फ्लेजेड पीएम विजिट हो रहा है, बाकी सब चीजें चल रही है, काम हो रहा है, इंटरनेट इज यू नो वो फ्रीली चल रहा है, या कॉलेजेस है, बाकी चीजें सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल चीज। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हाँ, तो क्योंकि 2010-11 की बात है जिस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे उनको आना था कश्मीर, कुछ आधे दिन के लिए आना था। और वही जो आपने कहा, जो उस टाइम 2G 3G जो भी बकवास उस टाइम होता था, इवन वो भी बंद हो गया। आई रिमेम्बर अनिका, दैट इज व्हेन आई रोट माय फर्स्ट एंग्री ब्लॉग पोस्ट। वहां से मेरी ना राइटिंग की शुरुआत मेरी वहां से हुई। मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि दिन भर जो है मुझे असाइनमेंट करना था, मैं उस वक्त NIT में पढ़ती थी, मुझे एक असाइनमेंट करना था, इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट करना था, एंड आई कुडंट डू माय असाइनमेंट क्योंकि पूरे के पूरे दिन जो है इंटरनेट बंद था। सो इंस्टेड व्हाट आई डिड, इंस्टेड ऑफ डूइंग माय असाइनमेंट बिकॉज आई कुडंट रिसर्च, मैंने एक एंग्री ब्लॉग पोस्ट लिखा, जो फिर मैंने शाम को जब इंटरनेट रिस्टोर हो गया फिर मैंने उस टाइम वो पब्लिश किया। मतलब तब तो मैं काफी इमेच्योर राइटर थी, वो बहुत गुस्से में लिखा हुआ पोस्ट था कि आप फिर आए क्यों। उसका ये था कि भाई अगर आपको इतना, हमें आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मिलता तो हमें कुछ है नहीं आपसे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप आ क्यों रहे हो।
तो ऐसे-ऐसे करके ना इन चीज़ों की वज़ह से हम लोग रेडिकलाइज़ हुए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस टाइम सिक्योरिटी थ्रेट था, तो ऑब्वियसली इफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज़ विज़िटिंग, दे हैड टू शट डाउन इंटरनेट। अच्छा, आपको याद होगा आज ये लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की। अ, उमर साहब जिस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, आई यूज्ड टू रन अ पिटिशन, मैंने एक कैंपेन किया था एसएमएस बैन के खिलाफ, क्योंकि वो जो 2008, 9, 10 में हुए थे ना प्रोटेस्ट्स वगैरह, एसएमएस बंद था। मुझे लगता है 5-6 साल एसएमएस बंद रहा। ये तो कोई इसकी तो कोई बात ही नहीं करता है कि उस टाइम क्या सिचुएशन थी। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इस साल 3 बार प्राइम मिनिस्टर आए, एक तो मार्च में आए, एक तो योगा डे पे आए, एक तो आज आए। लेकिन लाइफ इज़ नॉर्मल। हाँ, थोड़ा-सा ट्रैफिक डिसरप्शन हो जाता है, वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ गिवन, क्योंकि इट्स सच अ हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सिचुएशन। ऑब्वियसली हाँ, यू डोंट वांट टू गेट कॉट इन दैट। थोड़ा-सा हो जाता है ट्रैफिक का सिचुएशन, मैं मानती हूँ। लेकिन जो पहले प्रॉब्लम था, एसएमएस बंद, इंटरनेट बंद, कोई भी कहीं पे कासो लग जाए तो इंटरनेट बंद। हमें कैसे पता था कहीं पे कासो लग जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता था, मोबाइल इंटरनेट लोगों बंद को हो तो जाता ये नहीं पता चलता था। आपको पता है कितनी स्टोरीज है लोगों को, एक आदमी को ये नहीं पता होता था कि मेरी बीवी जो है उसका बच्चा हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, तो था। वो पहुंचेगा कहाँ, कहाँ से उसके पास से पता कैसे चलेगा कि मेरा बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, उसको कोई हॉस्पिटल लेकर गया है। सो दिस वाज द सिचुएशन। या अनिका, मुझसे भी जो लोग पूछते हैं ना कि आपने यू टर्न क्यों लिया, आपने यू टर्न क्यों लिया, मेरे यू टर्न का ना कॉज एग्जैक्टली यही है कि हम लोग सिर्फ सिम्टम्स पे बात कर रहे थे। जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंटरनेट बैन, एसएमएस बैन, दिस इज अ सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज की कोई बात नहीं कर रहा था। एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आई वाज ओनली लुकिंग एट द सिम्टम्स। लेकिन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, गवर्नमेंट ने जो है पूरा रूट कॉज को एड्रेस किया है। रूट कॉज बीइंग the security situation, the bigger problem, the larger solution of Kashmir, the political solution of Kashmir, ये इस गवर्नमेंट ने किया है। तो खुद ब खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद होगी। एसएमएस बैन जैसा आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको हर चीज़ पे ओटीपी से काम चलता है। सो आप सोचिए अगर एसएमएस बैन होता, आप ओटीपी के बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाते। आजकल के सिस्टम में यू नीड एन ओटीपी फॉर एवरीथिंग। आप समझ लीजिए कि वही उमर साहब की गवर्नमेंट में अगर ओटीपी एसएमएस बैन था, अगर उस तरह का सिचुएशन आज होता, हम लोग नहीं कर पाते। तो क्या है ना, मोदी गवर्नमेंट ने इस रूट कॉज को एड्रेस किया है, जिससे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अराइज होती थी। एक चीज ये भी है ना कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग, या लोगों ने एक्टिविज्म का मतलब यही बनाया है कि आप हर गलत चीज को लेजिटिमेट बनाओ, आप चीखो चिल्लाओ या रोड पर बैठ जाओ, बस वही एक्टिविज्म है। किसी चीज को एड्रेस करना, उस पर एक डिटेल्ड रिसर्च करना, या उसका जो आउटकम जब आता है उसको आप फेवर करते हो या अप्रिशिएट करते हो, उसको एक्टिविज्म नहीं माना जाता है। बल्कि मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी ये है कि सिर्फ चीखना चिल्लाना या हर किसी गलत चीज को लेजिटिमेट करना कि इसने जी ये किया, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन वर्क ऑन इट, एनालाइज कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, दूसरे का सुन सकते हैं, दोनों चीजों को मिलाकर एक निचोड़ निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एक्टिविज्म ऑल्सो। वेरी, यू हैव सेड वेरी वाइज वर्ड्स अनिका, आई कुडंट हैव सेड इट बेटर। आप जो काम कर रहे हो, आप जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, आप जो लोगों के अंदर काम कर रहे हो, वो भी एक एक्टिविज्म है। मैंने आपका काम देखा है, मैंने देखा है कि आप किस तरह से बच्चों के साथ एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो। दैट इज द रियल एक्टिविज्म। और ऑफ कोर्स जिस टाइम पे गलत चीजें हो रही थी, उस टाइम पे हमने चीखा चिल्लाया भी, ठीक है, मैंने उस टाइम पे चीखा चिल्लाया भी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोला। लेकिन अब जब कोई गलत चीज हो नहीं रही है, तो तब तो मुझे भी अपना अटेंशन उस चीज पे फोकस, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुफ्त में क्यों बोलूं? जब कोई गलत चीज, जब पथराव हो ही नहीं रहा है, जब 2023 और 24 में पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर 180 दिन का चला, तो मैं क्यों गवर्नमेंट को अपोज करूं? तो ये जो एक एक्सपेक्टेशन है ना कि एक्टिविज्म का मतलब है बस अब एंटी गवर्नमेंट एक्टिविज्म करो। तो आप जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेके मैं भी जो है इस टाइम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे फॉर एग्जांपल काम कर रही हूँ कश्मीर में, क्योंकि दीज आर द थिंग्स। अब ठीक है, हो गया सब 370 35A, आप कॉमन लोगों को तो पढ़ी नहीं है 370 और 35, ये तो सिर्फ जो पॉलिटिशियंस और डायनास्ट्स हैं उनको पढ़ी है। तो आप जैसे मुझ जैसे लोग जो है, अब हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप एजुकेशन पे काम कर रही है, मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, इसी से चेंज आएगा, इसी से हीलिंग टच होगा। तो दिस इज द रियल एक्टिविज्म। वो भी एक्टिविज्म है, जिस टाइम कुछ गलत चीज होती है, ठीक है, उस पर बोलेंगे, लेकिन जब करते सही हैं, चीजें हो रही है उस पर भी बोलेंगे। डिले हुआ तो हमने बोला कि हाँ डिले हो गया, इतना डिले नहीं होना चाहिए किसी जेकेएसएसबी एग्जाम में, या एपटेक का स्कैम नहीं आ रहा है लोगों को वो पसंद, आप कंपनी चेंज कर दीजिए, हमने बात की उस पे। बट देन देर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जैसे स्किल डेवलपमेंट के या एंटरप्रेन्योरशिप। आप फीमेल्स की कश्मीर में देखिए कितनी हाइक आ गई है उसमें,
हर राइट, कोई हाउस होल्ड एक आम सी लड़की या औरत जो घर बैठे काम करना चाहती थी, जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, उसके डोर पर एक एक ऐसा रोजगार पहुंच गया कि वो अब घर बैठे काम करती है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो वो है कि उसका घर चलता है। तो उस राइट, चीज़ को मैं राइट। क्यों इस तरीके से प्रोजेक्ट करूँ कि ये कोई साज़िश है। एज़ एन हाँ, एक्टिविस्ट आई शुड एप्रिशिएट दैट कि हाँ, एक चीज़ ये है कि ये सही हुई है। जो चीज़ राइट, सही नहीं हुई है, उस पर मैं बात करूँगी, बट ये भी जो चीज़ें हो रही है, ये सही हो रही हैं। मुझे इनको जी, सामने हाइलाइट करना चाहिए सो दैट मैं अपने लोगों के बीच में वो किओस ना पैदा करूँ। आपको पता है ऐसी न्यूज़ जब सामने आती है ना, तो लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हुँ, 30 साल का कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद आर्टिकल जब हटा तो काफ़ी महीने तक बंद रहा। मुझे मैं कश्मीर में ही थी तब, मुझे लगता है जैसे ही हटा हमें पता ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स रात को आए हैं हमें लेने। जी, जी, उसके बाद कोविड में तो हम बंद ही रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। अब देख ये ट्रॉमा वहाँ से आता है, तो यस, हम इसको कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश तो उसने इस गवर्नमेंट ने ऐसा किया, उस गाँव ये हमारा ट्रॉमा कहीं और से आ रहा है, हमें उसे वैसे एड्रेस करना चाहिए। जी। जी, जी, जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बोली और इनफैक्ट मैं खुद भी मिली हूँ जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की ये इतनी सारी स्कीम्स हैं, जो इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसकी बेनिफिशियरीज़ से मैं खुद भी मिली हूँ। जैसे एक कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी का, यानी हुँ, इफ देयर इज़ अ फीमेल एंटरप्रेन्योर यानी अगर वो अपना फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शीप का काम कर रही है या कोई बुनाई का काम कर रही है, कुछ भी छोटा-सा काम, कोई भी छोटा-सा स्किल बेस्ड वो काम कर रही है, तो अगर उसकी एनुअल इनकम जो है 1 लाख एक्सीड करती है, तो उनको जो है बोला जाता है लखपति दीदी। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से ना वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। अब हम लोग हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ़ जो है प्रोटेस्ट करने से ही वुमेन एम्पावरमेंट होगा, नहीं। एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से होगी। डिपेंडेंट जब एक वुमन का अपना बैंक अकाउंट होगा, जब उसमें खुद पैसे आते होंगे, जब उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम है, तब जाके वो मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके अगेंस्ट स्टैंड ले सकती है। अगर उसका हस्बैंड जो है उसको परेशान कर रहा है किसी तरीके से, तब जाके वो स्टैंड ले सकती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आता है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये सब कुछ भी मतलब हम लोगों को पॉपुलराइज़ करना चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना जो आपने बोला मैं उसी पॉइंट को फिर से रिफ्रेज़ करूँगी कि ये जो एनसीपीडीपी है, ये खुद ही कहते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर असेंबली है, ये तो अब म्युनिसिपैलिटी है। इन्हीं के वर्ड्स मैं कोट कर रही हूँ, मेरे वर्ड्स नहीं है। बहुत हकारत की नज़र से ये इसको देखते हैं कि इट्स म्युनिसिपैलिटी, इट इज़ बिलो आवर डिग्निटी। तो यार फिर आप एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए पूरे के पूरे कश्मीर को रेडिकलाइज़ क्यों कर रहे हो फिर से? ये झूठी बातें क्यों बोल रहे हो कि साजिश है, वो है जहाँ मुझे मेरी जहाँ तक रिपोर्ट है, कल जो अ, असेंबली पोल्स हुए वहाँ पे यहाँ पे कुलगाम, पुलवामा, साउथ कश्मीर साइड से बिजबेहरा वगैरह में, मुझे जो पता चला मुझे लग रहा है कि एनसी का ठीक-ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो डिस्पाइट दिस जब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जब लोग आपको इलेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस बिलो योर डिग्निटी म्युनिसिपैलिटी एज़ यू आर सेइंग, व्हाई आर यू रेडिकलाइजिंग द एंटायर पॉपुलेशन अगेंस्ट इट? उनको आप कंस्पिरेसी थ्योरी क्यों अच्छा वैसे भी कश्मीर जो है, कश्मीरी माइंड जो है, वो कंस्पिरेसी थ्योरी ही चलता है। यू अंडरस्टैंड लाइक मतलब Kashmiri mind में ही वो conspiracy पहले से there is a phrase that used to be just like when I was in college there is a phrase that people used to say as a joke इसमें भी मरकज की कोई साजिश है यानी अगर आइसक्रीम मेरे हाथ से गिर गई तो इसमें भी मरकज की कोई साजिश है तो हुआ है सही बात है ऐसी चीजें हुई हैं जो पिछला कांग्रेस रेजीम है उसके अंदर ऐसी चीजें हुई है कि हर कोई चीज आपको मरकज की साजिश ही लगती है लेकिन अब हमें ना उससे निकलना भी पड़ेगा अब कोई साजिश नहीं चल रही है वही एनसीपीडीपी जिनको प्राइम मिनिस्टर आज जो है पूरा अटैक करके गए इट इज पॉसिबल दे विल विन द इलेक्शन एटलीस्ट इन द कश्मीर रीजन फॉर एग्जाम्पल तो वेयर इज द कंस्पिरेसी देयर इज अ स्टेट जो आपके लिए पूरा निज़ाम पूरा इंतजाम कर रही है सारे अपने एम्प्लॉयज़ को आपके डिस्पोजल पे रख रही है आपके वोट्स ठीक से डले आपके वोट्स ठीक से काउंट हो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जैसे रूहुल्ला महदी जी वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसी स्टेट को उसी सिस्टम को आप डिमोनाइज करे जा रहे हो बार बार आप ऐसी बातें करे जा रहे हो जैसे मतलब हिंदुस्तान में कोई डिक्टेटरशिप चल रही है आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आप खुद चुन के आए हो एटलीस्ट रेस्पेक्ट द वेरी सिस्टम दैट यू आर पार्ट ऑफ तो ये डबल स्पीक ना दिस डबल स्पीक हैज टू एंड इससे पूरी की पूरी जनरेशंस मतलब रेडिकलाइज हो जाती हैं दो फैमिलीज के बेनिफिट के लिए पूरे कश्मीर को रेडिकलाइज ना किया जाए सो मुझे लगता है ये डिस्कशन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था, कि हमने हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया और
मुझे लगता है बेसिक बेसिक जो कश्मीर में जो चीज़ें चली हैं या रही हैं या हो रही है, चाहे वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग हो या हमारा जो ट्रॉमा या हमारा जो मेंटल स्टेट जिसको बताया जाता है कि कश्मीरी जो है मेंटल स्टेट है उनका खराब हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, जबकि उसका रीज़न कुछ और रहा है। मुझे लगता है हर कोई चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस की और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन था कि आपको मैं अपने चैनल पे बुलाऊँ, क्योंकि मैंने जितना भी आपको देखा है, सुना है, आपके पुराने सारे डिबेट्स जितने भी देखे हैं, आपने वो आर्ट ऑफ आर्टिकुलेट करना किसी चीज़ को यू आर मास्टरिंग दैट, यू आर गुड इन दैट, यू आर थैंक यू। वेरी गुड इन दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे किसी इंसान को देखती हूँ जो हर कोई हर कोई चीज़ को बहुत स्टेप वाइज़ डिस्कस करता है। जिसे आपको बहुत आसान तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ पुरानी देखी। आई यूजुअली मैं नहीं देखती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ एक ही चीज़ कंटिन्यूअसली देखने से या कुछ थोड़ा-सा देखूँगी फिर मैं आई स्क्रॉल। बट यू आर समवन जिसका मैं देखती हूँ तो पूरा देखती हूँ एंड आई सर्च फॉर मोर वीडियोज़ कि और थैंक क्या-क्या बोला है। वेदर आई लाइक द आइडियोलॉजी और नॉट, पुराना क्या था, नया क्या था, बट मैं हर चीज़ को सुनती हूँ क्योंकि उससे एक सीख मिलती है, इंस्पिरेशन। और मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ और भी टॉपिक्स पे आगे डिस्कस करूँ इंशाल्लाह, और आप मेरे इंशाल्लाह। चैनल पे आए उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सो मच जो भी फॉर हैविंग। लोग हमें देख रहे हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शैला जी को मैं फिर से अपने चैनल पे बुलाऊँगी और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय वीडियो पॉडकास्ट। Inshallah, inshallah. Anika, I must say that I am also very inspired by you. Inspiration is mutual. And आप जो काम कर रहे हो एजुकेशन के लिए, पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, it's very, very admirable. It's my privilege. Thank you so much for having me here. खुदा हाफिज़. All the best.